नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। एक बार सोचकर देखिए कि एक कानून जो होता है उसका लक्ष्य क्या होता है। कानून का लक्ष्य केवल यह नहीं होता कि उसके उल्लंघन करने पर वो आपको दंडित करे, बल्कि कानून का लक्ष्य वास्तविकता में एक सकारात्मक लक्ष्य भी होता है, जो यह चाहता है कि जो भी सरकार का विजन है, जो भी चीजें सरकार लागू करना चाहती है, वो नागरिकों को समझ में आ पाए ताकि नागरिक उसका पालन कर पाए। लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि जो कानून होते हैं, जो पुराने समय से कानून चले आ रहे हैं, वो इतने ज्यादा जटिल हैं, वो कानून इतने अधिक जटिल हैं और उनकी भाषा जो है वो समझने के लिए इतनी कठिन होती है कि नागरिकों के लिए उस कानून को समझ पाना बेहद ज्यादा मुश्किल होता है और ऐसे में उस कानून का पालन भी बेहद मुश्किल हो पाता है। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं देता हूं इनकम टैक्स को लेकर। भाई, इनकम टैक्स जो है भारत में, मेरे ख्याल से कोई भी नौकरी पेशा व्यक्ति जो होता है, जो थोड़े पैसे कमाता है, वो इनकम टैक्स भरता है। और कभी कभी मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं अपना ही, कि कई बार क्या होता है, इनकम टैक्स की कैलकुलेशन जो है उसमें थोड़ी बहुत हेरफेर हो जाती है, थोड़ी बहुत गड़बड़ी उसमें हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए आपने जो इनकम टैक्स भरा, जो आपके हिसाब से आपकी आय थी, आपकी आय वास्तविकता में उससे थोड़ी बहुत अधिक थी, ऐसा कुछ था। तो ऐसे में आयकर विभाग आपको एक नोटिस भेजता है। ठीक है, तो आयकर विभाग आपको जो नोटिस भेजता है, उस नोटिस की भाषा जो होती है बेटा, वो इतनी जटिल होती है, इतनी कठिन होती है कि उसको समझ पाना और उसका जवाब दे पाना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। उसके लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ती है। जबकि सोचा जाए तो वो नोटिस आपको आसान भाषा में भी भेजा जा सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसे ही कानून की जो भाषा है, कानून में इतने सारे प्रावधान जो कि पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, उनमें कभी कुछ ज्यादा बदलाव किए नहीं गए। तो ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था, उन्होंने पहले भी एक बार घोषणा करी थी और अभी जो कुछ दिनों पहले 1 तारीख को उन्होंने बजट प्रस्तुत किया, उसमें भी उन्होंने ये घोषणा करी कि भारत के लिए वो एक नया इनकम टैक्स एक्ट लेकर आएंगी, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 को, जो 1961 का कानून है, भारत में इनकम टैक्स के नियम बनाता है, उस कानून को ये एक्ट जो है ये बदलेगा। तो ये नया इनकम टैक्स एक्ट जो है, इसको आज लोकसभा में निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया। तो अभी इस पर चर्चा आएगी, बहुत विस्तृत चर्चा होगी जगह जगह पर, तो आपको बताता रहूंगा मैं। लेकिन आज जो है इस कानून में क्या लिखा है, क्या बातें इस कानून में, कुछ खास बातें इस कानून की क्या है, यह आपको मैं अगले 10 मिनट के अंदर मेरे ख्याल से बता दूंगा कि कौन सी खास बातें इस कानून में हैं। तो अगले 10 मिनट जुड़े रहिएगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आज जो है आप अतुल जैन कोड लगाकर, ATULJAIN, अतुल जैन कोड अगर आप लगाते हैं तो फिर आप जो है 50% ऑफ पर ही सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा, अनअकैडमी में मेरा वाला बैच जो है वो 20 से 22 फरवरी के बीच में शुरू हो जाएगा, जिसमें मैं पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। तो आपको अगर मेरे साथ पढ़ना है तो आप निश्चित तौर पे इस बैच से जुड़ जाइए। और 20-22 अभी, क्योंकि सेल का लाभ आपको मिल जाएगा, जुड़ आप अभी जाइए। और जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी में आप कभी भी, किसी भी समय, किसी भी बैच से जुड़ सकते हैं। तो जैसे ही मेरा बैच शुरू हो, आप मेरे बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक सुदृढ़ आकार दे सकते हैं। इसके अलावा आज जो है, आज शाम 8 बजे मैं अनअकैडमी का जो ऐप है उस पर एक फ्री क्लास लूंगा। 10 से 13 तारीख तक जो मैंने हिंदू की क्लासेस ली हैं, उनका एक करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स की क्लास में लूंगा। 4 दिन के करंट अफेयर्स के आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, एमसीक्यू कराऊंगा, कुछ एक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराने की कोशिश करूंगा। 1-1.5 घंटे की क्लास होगी, 1.5 घंटे के आसपास की। जुड़िएगा, करंट अफेयर्स की अच्छी तैयारी इससे हो जाएगी। अनअकैडमी को, आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है और आपको सिंपली मेरी प्रोफाइल जो है उसको सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन आता रहे। चलिए साहब, अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि वित्त मंत्री जी ने किया क्या। तो आज जो है एक नया आयकर विधेयक, एक नया इनकम टैक्स बिल जो है, एक नया आयकर विधेयक आज जो है, आयकर विधेयक 2025 जो है, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में, लोकसभा में प्रस्तुत किया। और यह काफी समय से जो है ये चल रहा था, इसके बारे में चर्चा चल रही थी। बजट में भी वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा करी थी। और यह विधेयक जो है ये क्या करेगा, जो 1961 का पिछला कानून है उसको बदलेगा। तो अभी भारत में जो इनकम टैक्स लगाया जाता है, वो आयकर विभाग, जो आयकर का, जो आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961, आप सोच सकते हैं यार, 64 साल पुराना ये कानून हो गया है।
तो 64 साल में तो यार मतलब बहुत सारी चीजें जो हैं वो बदल गई हैं। तो इस पुराने कानून को अब ये बदल देगा, और ये कानून एक बार संसद में जैसे ही पास होगा, जो कि निश्चित तौर पर हो जाएगा, उसके बाद इस कानून को लागू किया जाएगा। इस कानून में जो सबसे बड़ा लक्ष्य है जो वित्त मंत्री ने प्राप्त करने की कोशिश करी है, वो लक्ष्य क्या है? कानून का सरलीकरण। अगर एक शब्द में मैं कहूं कि यार इस कानून का लक्ष्य क्या है, यह कानून क्यों लगाया गया है, तो इस कानून का लक्ष्य है, इसका लक्ष्य है इस कानून का सरलीकरण, कि आयकर की जो पूरी प्रक्रिया है, पूरा कानून जो है, उसको और सरल बनाया जाए। उसको लेकर जो भ्रांतियां हैं, उसमें जो बहुत सारे प्रावधान हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करते हैं, भ्रमित करते हैं, उन प्रावधानों को कम किया जाए, समाप्त किया जाए, और इस कानून को और सरल जो है वो बनाने की कोशिश की जाए। जैसे कुछ ऐसे प्रावधान थे, अगर आप देखें तो कुछ ऐसे प्रावधान थे जो बड़े कंफ्यूजिंग थे। तो जैसे अभी का जो इनकम टैक्स है, उसमें आपका प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, टैक्स ईयर, ये सारी चीजें जो है, ये जो आपका क्या क्या होता था, आप देखेंगे अगर आप में से कई लोग इनकम टैक्स भरते होंगे, तो आप एक प्रीवियस ईयर यानी कि आपका पिछला वर्ष ना, और असेसमेंट ईयर, ये सारी टर्मिनोलॉजी बड़ी कंफ्यूजिंग होती थी, मुझे भी बड़ी कंफ्यूजिंग लगती थी कई बार, कि आप भाई आने वाला जो वर्ष है वो आपका असेसमेंट ईयर होता था, टैक्स के हिसाब से आपका प्रीवियस ईयर होता था। अब ये सारी टर्मिनोलॉजी खत्म हो जाएगी। अब इसकी जगह एक शब्द प्रयोग होगा, टैक्स ईयर, कि भाई आपका टैक्स ईयर क्या है, जिस वर्ष आप टैक्स भर रहे हैं वो वर्ष क्या है, केवल टैक्स ईयर की टर्मिनोलॉजी उपयोग होगी। ठीक है। इसके अलावा जो पिछला वाला बिल था वो करीब 823 पन्नों का था, वो 823 पेज का था। ये नया बिल जो है ये 622 पेज का है। यानी कि अगर आप सीधे सीधे पेजों की संख्या देखें तो तकरीबन 25% छोटा ये नया जो बिल है ये लाया गया है। यानी कि प्रावधान इसमें कम किए गए हैं, सरलीकरण करने की कोशिश की गई है। तकरीबन 25% चीजें जो हैं वो इसमें कम की गई हैं। आज जब इस बिल को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया तो एक सांसद ने यह कहकर इसका विरोध किया कि आप तो कह रहे हैं कि आप बिल का सरलीकरण करेंगे, लेकिन जो ओरिजिनल बिल था 1961 वाला, उस 1961 वाले बिल में मैं यहां लिखकर लाया था 298 सेक्शंस थे। उस पुराने वाले बिल में 298 धाराएं थी। लेकिन आप जो 2025 का बिल लाए हैं इसमें तो कितनी धाराएं हैं? इसमें 536 धाराएं हैं। तो एक सांसद ने यह बोलकर विरोध किया कि भाई ओरिजिनल बिल में तो 298 धाराएं थी, तो अगर आप बिल का सरलीकरण कर रहे हैं तो धाराओं की संख्या कम होनी चाहिए ना भाई। भाई ओरिजिनल अच्छा बिल वही है ना जिसमें कम धाराएं हो, कम प्रावधान हो, सरल हो। तो यह कैसा सरलीकरण है? इसके जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि 1961 का जो ओरिजिनल बिल था इसमें 298 धाराएं थी, यह बात सही है, लेकिन इसमें 4000 से ज्यादा संशोधन हुए हैं। अलग अलग समय पर सरकारों ने इसमें संशोधन किए हैं और इसके कारण वास्तविक जो धाराएं हैं जो आज की तारीख में इसमें हो जाती हैं वो 800 से ज्यादा हैं। तो इस बात को समझिए कि यह सरलीकरण जो है ये 1961 के ओरिजिनल बिल का नहीं है। ये अब जो 1961 के बिल में संशोधनों के बाद अब जो प्रारूप आ गया है, अब जो उसकी स्थिति हो गई है, हमने सरलीकरण उसका किया है। जो ओरिजिनल बिल था वो तो अलग था ना यार, वो तो अब खत्म हो गया उसका। वो तो अब भाई आपने इतने संशोधन कर करके उसको इतना बड़ा बना दिया। ओरिजिनली उसमें कम धाराएं थी, कम प्रावधान थे। इसको देखिए ऐसे भी समझिए कि 1961 में जिस तरह की आर्थिक संरचना रही होगी, जिस तरह के काम धंधे, व्यापार, उद्योग इत्यादि होंगे, उनमें कितना परिवर्तन आया है यार। 1961 में तो यार जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। सोचिए तब से अब तक कितना परिवर्तन आया होगा। तो इतने प्रकार के संशोधन आए कि अब जो रिजल्टेंट बिल बना था वो इतना ज्यादा बल्कि था, इतना ज्यादा बड़ा था कि वो बड़ा इनकन्वीनियंट था। तो वित्त मंत्री जी ने कहा है कि भाई ये जो है हमारा संशोधन इस पर है, हम जो सरलीकरण कर रहे हैं वो इसकी तुलना में कर रहे हैं, जिसमें 800 से ज्यादा धाराएं थी उनको हम कम करके 536 तक हम ले गए हैं। बजट में हम सभी जानते हैं बजट के नए स्लैब, आयकर के नए स्लैब डाले गए हैं। ये बात तो हम जानते हैं, आयकर के नए स्लैब जो हैं ये बजट में डाले गए हैं। एक बड़ी राहत जो है वो सैलरीड जो लोग हैं उनको दी गई है, इनकम टैक्स देने वाले लोगों को दी गई है। 4 लाख रुपए तक जो है
आयकर शून्य है, आपको कोई आयकर नहीं देना है। 4 से 8 लाख तक 5% है। 4 से 8 लाख रुपए जो आपकी कमाई है उस पे आपको 5%, मैं एक बार इसको ठीक से लिख देता हूं ताकि क्लियरली आपको दिखाई दे। आई थिंक राइटिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई। 5% आपको आयकर देना होगा। 8 से 12 लाख तक आपको 10% आयकर देना होगा, यह बात भी यहां पे क्लियर है। और 12 से 16 लाख तक 15%, 12 से 16 लाख तक 15% आयकर देना होगा। 16 से 20 लाख तक जो है 20% आयकर देना होगा। 20 से 24 लाख तक 25% आयकर देना होगा। और 24 लाख से ऊपर जो आपको 30% आयकर देना होगा। यह आपको मैंने अपने बजट लेक्चर में पढ़ाया ही है, बजट लेक्चर में इस पर चर्चा की है। तो ये आयकर के नए स्लैब हैं, पर ये अगले साल के बजट में फिर बदल सकते हैं, तो ये परमानेंट नहीं होते। इस चीज को इन्होंने परिवर्तित करने की कोशिश करी है। इसके अलावा एक कुछ और नई चीजें, देखिए अर्थव्यवस्था जैसे जैसे बदलती है, जैसे जैसे परिवर्तित होती है, वैसे वैसे उसमें नई चीजें आती हैं, नए सुधार होते हैं, नए प्रावधान होते हैं। जैसे एक फील्ड जो आजकल बड़ी चर्चा में है वो है ईसॉप। ईसॉप का जो कराधान है वो अपने आप में बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। ईसॉप क्या होता है कि कई सारे स्टार्टअप क्या करते हैं, भाई मान लीजिए कोई स्टार्टअप है, उसके पास अभी देने के लिए बहुत ज्यादा पैसे होते नहीं एम्प्लॉय को, लेकिन उसको अच्छे महंगे एम्प्लॉय चाहिए होते हैं। तो वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा, अपनी कंपनी के जो है कुछ, जिसको हम कहते हैं स्टॉक ऑप्शंस, यानी कि अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा उसको एक तनख्वाह की जगह दे देता है कि आपको हम ज्यादा पैसे तो नहीं दे सकते, लेकिन हमारी कंपनी के 5 लाख रुपए वर्थ के शेयर आपको हम हर साल देते रहेंगे। ठीक है, ये ईसॉप जो है, और ये ईसॉप्स अगर यार आपकी कंपनी आगे जाके बहुत बड़ी हो जाए तो यार ईसॉप से लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं। ठीक है, तो अब ये ईसॉप, जब तक मैंने इनसे पैसा नहीं कमाया, इन पर कैसे टैक्स लगेगा इसका भी सरलीकरण किया जाएगा। पुराने टैक्स वाले नियम में इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता था। इसके अलावा जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है, आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट जो है, जैसे आपका बिटकॉइन हो गया, आपकी वर्चुअल डिजिटल संपत्ति जो है, क्योंकि अब ये सारी चीजें नई चीजें आ गई है ना। पुराने 1961 में तो ये था नहीं, तो इसके अलावा संशोधन कर करके आप इसको चला रहे थे, लेकिन अब ये नए प्रकार की संपत्ति भी आ गई है। जैसे मान लो आपका क्या क्या हो गया, क्रिप्टो करेंसी, आपके पास क्रिप्टो करेंसी है, तो अब ये क्रिप्टो करेंसी पर कैसे टैक्स लगेगा। आपके पास किसी चीज के एनएफटी हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स हैं, तो यह आपकी संपत्ति है लेकिन यह फिजिकल संपत्ति नहीं है, तो इनकी वैल्यू कैसे काउंट की जाएगी, इसके वैल्यूएशन पे टैक्स कैसे लगेगा, इन सबके प्रावधान भी जो हैं ये नए इनकम टैक्स लॉ में डाले गए हैं। इसके अलावा इस नए लॉ में क्या किया गया है, जो डायरेक्ट आपका जो बोर्ड है, जो आपका ये सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस है, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, तो भाई आप में से जो लोग भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी बनेंगे, आप में से जो लोग आईआरएस अधिकारी बनेंगे, ये आपका अल्टीमेट डेस्टिनेशन होगा। इनकम टैक्स के जो लोग भाई कमिश्नर बनते हैं, ये बनते हैं, वो यहां पहुंचना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा पद होता है कि भारत में प्रत्यक्ष करों का जो केंद्रीय बोर्ड है उसका सदस्य या उसका अध्यक्ष बनना। तो इस बोर्ड की शक्तियां बढ़ाई गई हैं। अब तक क्या होता था, ये बोर्ड था तो सही, लेकिन वास्तविकता में कर के कानून इत्यादि बनाने पर इस बोर्ड की शक्तियां बहुत ज्यादा नहीं थी। इस बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाया गया है ताकि ज्यादा एक सही तरीके से, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को चलाया जा सके। ये बात क्लियर हुई। अब जैसे मैं एक जगह एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पुराना वाला जो कानून था उसमें 5.12 लाख शब्द थे। अभी आपको शब्द वब्द रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको घटा के 2.6 लाख शब्दों का यह नया कानून बनाया गया है। तो आइडिया क्या है, आइडिया दो चीजें बस आपको याद रखनी है कि इस पूरे कानून का, इस पूरे प्रावधान के दो लक्ष्य हैं। पहला है कि भाई इनकम टैक्स की प्रक्रिया का सरलीकरण करना, उसको आसान बनाना, उसको ऐसा बनाना कि एक आम व्यक्ति जो है वो उसको समझ पाए, ये पहला लक्ष्य है। और दूसरा लक्ष्य ये है कि जो आधुनिक तरह की आय है, जो आधुनिक प्रकार की संपत्ति है, उस पर भी टैक्स लेने की एक सही प्रक्रिया बनाना, ताकि जो सरकारें हैं वो ऐसे एडहॉक डिसीजन ना
निकालें कि अच्छा ये नई प्रकार की संपत्ति है, इस पर कैसे टैक्स लिया जाए। तो इसको लेकर भी एक प्रक्रिया जो है, इसको लेकर भी नियम जो हैं उनको स्पष्ट कर देना, ये चीजें जो हैं ये इस कानून के लक्ष्य हैं। अब आने वाले दिनों में, क्योंकि आज ही दोपहर में यह कानून सदन में रखा गया है, बहुत ज्यादा डिटेल्स अभी उपलब्ध नहीं है। आने वाले दिनों में इस कानून को लेकर चर्चाएं आएंगी। जैसे जैसे चर्चाएं आएंगी तो लंबे चौड़ी डिस्कशन हम भी आपके साथ करेंगे। इस कानून का ऐसा कोई पक्ष नहीं होगा जो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, इस कानून को लेकर आपके क्या विचार हैं, कोई आपके दिमाग में सवाल हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर से मैं बता ही देता हूं कि भाई अगर आप जो है कहां गया, चलिए छोड़िए कोई नहीं। तो आज जो है मैं यहीं पे बता देता हूं आपको कि अगर आप आज जो है रात को 8 बजे, आज रात 8 बजे अनअकैडमी के ऐप पर मेरी फ्री क्लास है, याद रखिएगा मेरी फ्री क्लास है आज अनअकैडमी ऐप पर रात को 8 बजे। आप सबको उससे जुड़ना है, उस क्लास में आना है और 10 से 13 तारीख तक का जो करंट अफेयर्स है उस पर आधारित प्रश्न मैं आपको इसमें कराऊंगा। तो मेरे साथ जुड़िए और 10 से 13 तारीख तक का करंट अफेयर्स आज मेरे साथ रिवाइज कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।